इंडियन सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत सारे लेजेंडरी एम्पायर्स आए और गए, लेकिन मौर्य एम्पायर वो पहला सुपर पावर था जिसने इस सबकॉन्टिनेंट को यूनाइट किया। आज भी इसका कल्चर, स्क्रिप्चर्स और अशोका के पिलर्स हमें याद दिलाते हैं कि इस जमीन पर एक ऐसा एम्पायर था जिसका बोलबाला ग्रीस से लेकर श्रीलंका तक चलता था। ये वही एम्पायर था जिसने 2000 साल पहले ही एक स्टैंडर्डाइज्ड इकोनॉमी बनाई, जिसने एस्पिनाज से लेकर टैक्सेशन जैसे सिस्टम्स को बनाया, जहां चाणक्य जैसे स्ट्रेटेजिस्ट ने अर्थशास्त्र जैसी पॉलिटिकल किताब लिखी और जहां चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोका जैसे रूलर्स ने एशिया की हिस्ट्री की डायरेक्शन को ही बदल दिया। अपने पीक पर यह एम्पायर दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर्स में गिना जाता था। कैसे शुरू हुआ यह महान एम्पायर, कैसे ये अपने पीक तक पहुंचा और फिर ऐसा क्या हुआ कि इतना शक्तिशाली एम्पायर धीरे धीरे टूटने लगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। साल था 326 बीसी। अलेक्जेंडर द ग्रेट हिंदू कुश माउंटेन्स को क्रॉस करके इंडिया में एंटर हुआ। यहां उसका सामना हुआ पौरवा के राजा पोरस से। फिर दोनों के आर्मीज के बीच बैटल हुई जिसे बैटल ऑफ द हाइडास्पीस कहा जाता है, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई। इसके बाद अलेक्जेंडर पूरे इंडिया को कॉन्कर करने के इरादे से आगे बढ़ा और इससे पहले कि वो इसमें कामयाब होता, उसकी आर्मी में खबर फैल गई कि आगे उनका सामना नांदा एम्पायर से होगा, जिसकी बहुत बड़ी और पावरफुल आर्मी है। यह सुनने के बाद अलेक्जेंडर की आर्मी, जो ऑलरेडी सालों से बैटल्स में उलझी हुई थी, उसमें रिवोल्ट्स शुरू हो गए और अलेक्जेंडर को हार मान के वापस जाना पड़ा। और इसके बाद नांदा एम्पायर वो एम्पायर बन गया जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी हरा नहीं पाया, लेकिन उसका जल्दी अंत होने वाला था। और वो शख्स जो ये करके दिखाने वाला था, उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त का जन्म 340 बीसीई के आसपास बिहार या ईस्टर्न इंडिया के किसी छोटे राज्य में हुआ था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महावंसा और दिव्यावदान कहते हैं कि चंद्रगुप्त क्षत्रिय कास्ट को बिलोंग करते थे, लेकिन कुछ ब्राह्मण सोर्सेस उनको एक शूद्र बताते हैं। चंद्रगुप्त की किस्मत तब बदली जब उनकी मुलाकात हुई आचार्य चाणक्य से। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के अकॉर्डिंग चाणक्य एक स्ट्रेटेजिस्ट और टीचर थे और उनको नांदा एम्परर्स के क्रूरटी से नफरत थी। इस दौरान उनकी मुलाकात एक यंग चंद्रगुप्त से हुई जिसके अंदर उनको एक लीडर का पोटेंशियल दिखा। इसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना स्टूडेंट बना लिया और उसको पॉलिटिक्स, वॉरफेयर और राजधर्म में ट्रेन किया। इसके बाद दोनों ने मिलकर छोटी छोटी आर्मीज बनाई और कई छोटे राज्यों के साथ अलायंस बनाकर उस समय के नंद एम्पायर के एम्परर धनानंद के अगेंस्ट जंग छेड़ दी। शुरुआत में चंद्रगुप्त कुछ बैटल जरूर हारे, लेकिन 321 बीसी में उन्होंने मगध पर अटैक किया और फाइनली धनानंद को हराकर मौर्यन एम्पायर को एस्टैब्लिश किया। चंद्रगुप्त ने एम्परर बनने के बाद चाणक्य को अपना चीफ एडवाइजर और किंगडम का प्राइम मिनिस्टर चुना और अर्थशास्त्र के नियमों को अपनाया। इस दौरान चंद्रगुप्त ने ग्रीक जनरल सेल्यूकस निकाटर को भी हराया, जो अलेक्जेंडर के टेरिटोरीज को रूल कर रहा था। उसके बाद दोनों ने एक ट्रीटी साइन की जिसमें चंद्रगुप्त को कुछ वेस्टर्न टेरिटरीज मिली और सेल्यूकस की बेटी के साथ उनकी शादी भी हुई। चंद्रगुप्त ने लगभग 24 साल रूल किया। जैन स्कॉलर हेमचंद्र अपनी किताब परिशिष्ट पर्वन में लिखते हैं कि एम्परर बनने के कुछ साल बाद चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अपनाया, जिसके बाद उन्होंने अपना थ्रोन अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया और जिंदगी के आखिरी दिनों में कर्नाटका के श्रवणबेलगोला में सल्लेखना व्रत करके बिताए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 297 बीसीई के आसपास उनके बेटे बिंदुसार का रूल शुरू हुआ। बिंदुसार का रूल काफी स्टेबल और पीसफुल था। उन्होंने चंद्रगुप्त और चाणक्य के बनाए हुए सिस्टम को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया और साथ में एम्पायर को डेक्कन तक एक्सपैंड भी किया। इस पीरियड के दौरान भारत और ग्रीस के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस और अच्छे हुए। सेल्यूकस निकाटर के सक्सेसर एंटियोकस के साथ उनके अच्छे पॉलिटिकल इक्वेशन रहे। ग्रीक हिस्टोरियन एथेनियस के मुताबिक बिंदुसार ने ग्रीक किंगडम से स्वीट वाइन और अंजीर मंगवाए थे, जो दिखाता है कि उनका फॉरेन नॉलेज और कल्चर में भी इंटरेस्ट था। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे महावंसा और अशोक वदाना कहते हैं कि बिंदुसार ने धर्म के मामले में न्यूट्रल पॉलिसी रखी और अर्थशास्त्र के आइडियल्स को फॉलो किया। यह एक इंटरेस्टिंग बात है कि बिंदुसार की 16 बीवियां थीं और उनसे 101 बच्चे थे। इनमें सबसे बड़ा बेटा था सुसीमा, जिसे बिंदुसार अपना सक्सेसर बनाना चाहते थे। लेकिन बिंदुसार का एक और बेटा था जिसकी नजर उस थ्रोन पर थी जो आगे चलकर इतिहास रचने वाला था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अशोका की। हालांकि अशोका की नजर थ्रोन पर थी, लेकिन बिंदुसार को यह मंजूर नहीं था क्योंकि अशोका की मां शुभद्रंगी एक कॉमनर थी, जबकि सुसीमा की मदर एक रॉयल प्रिंसेस थी और इस वजह से वो नहीं चाहते थे कि अशोका उनको सक्सीड करे। अशोक वदाना के अकॉर्डिंग एक और वियर्ड रीजन ये भी था कि बिंदुसार को अशोका की लुक से प्रॉब्लम थी। अशोका की हाइट काफी छोटी थी और उसको कुछ स्किन कंडीशन भी थी, जिसकी वजह से उसका स्किन रफ था और फेस भी डिसफिगर्ड था। लेकिन बिंदुसार को यह भी पता था कि अशोका में अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज थी और इसका उन्होंने फायदा भी उठाया। जब अशोक 18 साल का था तब बिंदुसार ने उसे तक्षशिला में एक रिवोल्ट को खत्म करने के लिए भेज दिया। तक्षशिला आज के पाकिस्तान के पंजाब रीजन में आता था और एक कॉस्मोपॉलिटन और डेवलप टाउन हुआ करता था, जिसमें ज्यादातर ग्रीक और पर्शियन इमिग्रेंट्स रहा करते थे। जब अशोका यहाँ पर एक बड़ी आर्मी लेकर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के लोग किंग के खिलाफ नहीं बल्कि वहां के ऑफिशियल्स के खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। अशोका ने यहाँ पर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स दिखाए और बातचीत से इशू को सॉल्व कर दिया। इसके बाद अशोका को उज्जैन का गवर्नर बनाया गया। उज्जैन उस समय के सेंट्रल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर था। अशोका को इस रीजन को रूल करके काफी अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस मिला। कुछ सोर्सेज के अनुसार अशोका का उज्जैन में रूल काफी रूथलेस और स्ट्रिक्ट था। इस दौरान उसने एक ट्रेडर की बेटी से शादी भी की जिसका नाम देवी था। देवी से अशोका को 2 बच्चे भी हुए, जिनमें एक बेटा था महेंद्र और बेटी का नाम था संगमित्रा। बिंदुसार के मिनिस्टर्स में अपने लिए बढ़ते सपोर्ट को देख अशोका को लगा कि उसके पास किंग बनने का एक बहुत अच्छा चांस है और वो सही टाइम पर अपनी चाल चलने के लिए वेट करने लगा।
272 बीसी में बिंदुसार की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे सुनकर अशोका जल्दी से पाटलिपुत्र पहुंचा, जो मौर्य एम्पायर की कैपिटल थी। उस समय पर सुसीमा एम्पायर के नॉर्थ वेस्ट रीजन में था और इससे पहले कि वो पाटलिपुत्र पहुंचता, अशोका ने कुछ मिनिस्टर्स के सपोर्ट से थ्रोन पर कब्जा कर लिया था। जब सुसीमा पाटलिपुत्र पहुंचा और अशोका को थ्रोन पर देखा तो उसने इस चीज का विरोध किया। इसके बाद अशोका के ऑर्डर्स पर उसके एक मिनिस्टर राधागुप्त ने सुसीमा को एक जलते हुए कोयले के गड्ढे में गिराकर मार दिया। इसके बाद अशोका का वो रूप देखने को मिला जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगले 4 साल अशोका और उसके सौतेले भाइयों के बीच थ्रोन को लेकर सिविल वॉर्स हुए, जिनमें अशोका ने चुन चुनकर अपने सारे भाइयों को मार डाला। आखिर में अशोका का सबसे छोटा भाई टीसा बचा, जिसे अशोका ने जिंदा छोड़ दिया। 268 बीसी में अशोका को मौर्य एम्पायर का ऑफिशियल एम्परर डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद अशोक ने प्रो वॉर पॉलिसी अपनाई और अपने नेबरिंग किंगडम्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। इस पीरियड में अशोका के एट्रोसिटीज को देखकर हिस्टोरियंस ने उसको चंड अशोका या अशोका द क्रूल का टाइटल दिया। अशोक वादाना में अशोक की क्रूरटी के कई किस्से हैं, जिनके मुताबिक अगर किसी लड़की को अशोक की शक्ल पसंद नहीं आती तो वो उसको जिंदा जला देता था। उसने टॉर्चर चैम्बर्स बनाए जिनमें लोगों को अलग अलग तरीकों से टॉर्चर किया जाता था। अशोक ने अपने रॉयल एग्जीक्यूशनर के पोस्ट के लिए गिरिका नाम के एक सनकी आदमी को हायर किया, जो लोगों को टॉर्चर करके मारता था। चाइनीज मंक्स फाशियोन और शुअनजांग के अनुसार वो जब अशोका के गेस्ट्स थे, उन्होंने देखा कि अशोका इन टॉर्चर फैसिलिटीज में जाता था और घंटों बैठकर लोगों के टॉर्चर और मर्डर्स को एंजॉय करता था। ऐसे ही अशोका का रूथलेस और क्रूल रूल 7 साल चलता रहा और फिर उसकी नजर पड़ी कलिंगा किंगडम पर। कलिंगा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में एक इंडिपेंडेंट किंगडम था जो आज के ओडिशा के आसपास के रीजन्स में आता था। क्योंकि अशोक को पूरे भारत पर कब्जा करना था, उसने कलिंगा के खिलाफ जंग छेड़ दी। अशोका ने जंग के लिए एक बड़ी आर्मी ऑर्गेनाइज की, जिसमें हाथी भी शामिल थे और कलिंगा पर लैंड और सी दोनों तरफ से अटैक कर दिया। यह स्ट्रेटजी सक्सेसफुल हुई और कलिंगा की आर्मी को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। इस वॉर में 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया और अनेक की जिंदगी तबाह हो गई। अशोका ने अपनी एडिक्ट्स में आगे लिखा कि इस वॉर के बाद जब उसने तबाही के मंजर को देखा तो उसको जिंदगी में पहली बार पछतावा हुआ। उसको यह समझ आया कि वॉर में सिर्फ लोग नहीं मरते, बल्कि उनके फैमिलीज की जिंदगियां भी उजड़ जाती हैं। बच्चे अपने बाप को खो देते हैं और माएं अपने बेटों को। इसके बाद अपेरेंटली अशोका ने पब्लिकली एडमिट किया कि कलिंगा पर अटैक करना एक बहुत बड़ी गलती थी। वो अशोक जिसने अपने भाइयों को मारने से पहले 2 बार नहीं सोचा, उसमें अचानक बदलाव आ गया था। उसने कसम खाई कि आगे से वो कोई भी वॉर या वायलेंस को सपोर्ट नहीं करेगा और अपनी पूरी जिंदगी और वेल्थ को एक अच्छी और मॉरल सोसाइटी बनाने के लिए डेडिकेट करेगा। इस बदलाव के बाद अशोका ने गौतम बुद्ध के पीस और नॉन वायलेंस के टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू किया और हिस्ट्री के पहले एम्परर बने जिन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। बाकी रिलीजन्स जैसे हिंदू धर्म और जैन धर्म के साथ टॉलरेंट होने का वादा किया। इसके बाद अशोका ने बुद्धिस्ट मंक से 2 साल तक रिलीजन को स्टडी किया। मथुरा के बुद्धिस्ट मंक, जिनका नाम भिक्षु उपगुप्त था, उन्हें अशोका ने अपना गुरु चुना, जिन्होंने अशोका को बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज करवाई। इस पिलग्रिमेज में अशोका ने 4 जगहों को विजिट किया। सबसे पहले वो लुम्बिनी गए, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद वो बोध गया गए, जहां बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला था। फिर सारनाथ, जहां बुद्ध ने अपना पहला स्पीच दिया था, और आखिर में कुशीनगर, जहां उनकी डेथ हुई थी। इन सारे जगहों पर अशोका ने पिलर्स बनाए और अपने एडिक्ट्स या फरमानों को स्टोन्स पर लिखवाया, जिन्हें बाद में एम्पायर के लोगों को पढ़ाया जाता था। सारनाथ को अशोका का लायन कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ उन्होंने जो पिलर बनाया वो आगे चलकर इंडिया का नेशनल एम्बलम बना। उसमें 4 शेर पीठ से पीठ मिलाकर खड़े हैं, नीचे हाथी, बैल, घोड़ा और सिंह के सिंबल्स हैं और बीच में धर्म चक्र कार्व्ड है, जो सच, न्याय और धार्मिक लाइफ का सिंबल है। 1905 में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट F.O. ऑर्टेल ने सारनाथ एक्सकवेशन में इसे दोबारा डिस्कवर किया। अशोका ने कई धर्म यात्राएं भी की, जिसमें वो बुद्धिस्ट होली साइट्स को विजिट करते और वहां के लोगों के बीच अपने रिलीजन के टीचिंग्स को शेयर करते। 253 बीसी में अशोका ने पाटलिपुत्र में एक बड़ी बुद्धिस्ट मंक्स की गैदरिंग ऑर्गेनाइज की, जिसमें डिसाइड किया गया कि बुद्धिस्ट मंक्स की टीम्स फॉरेन किंगडम्स में जाकर बुद्ध के टीचिंग्स को फैलाएंगे। माना जाता है कि ये मिशनरीज ग्रीक किंगडम्स, नॉर्थ अफ्रीका, बर्मा और श्रीलंका जैसे दूर के किंगडम्स तक पहुंच गए। 249 बीसी में अशोका के बेटे महेंद्र ने श्रीलंका में एक मिशन को लीड किया और वहां के राजा देवनंपिया तीसा को बुद्ध के टीचिंग्स इतने अच्छे लगे कि उन्होंने पूरे श्रीलंका को एक बुद्धिस्ट किंगडम बना दिया और आज भी वहां का मेन रिलीजन बुद्धिज्म है। अपने रूल के 12वें साल में अशोका ने 81,000 विशेष अधिकारियों की टीम बनाई, जिन्हें धर्म महामत्तास का नाम दिया गया। ये लोगों के बीच जाकर अशोका के पॉलिसीज और प्रिंसिपल्स को प्रमोट करते थे। किंगडम में गवर्नेंस और ऑर्डर को मेंटेन करना और पब्लिक ओपिनियन को अशोका तक पहुंचाना भी इनकी जिम्मेदारी थी। बुद्धिस्ट टेक्स्ट और एडिक्ट्स के अकॉर्डिंग पिलग्रिमेज के बाद अशोका का रूल बहुत पीसफुल रहा, लेकिन दूसरे सोर्सेज जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन A.L. बशम के अकॉर्डिंग अशोका के लिए नॉन वायलेंस को फॉलो करना इतना आसान नहीं था। अशोका के इस बदलाव को उनकी कमजोरी समझकर जब भी किसी ने पावर को चैलेंज करना चाहा तो अशोका को मजबूरी में अपने एम्पायर को डिफेंड करना पड़ता था, जो वायलेंस के बिना पॉसिबल नहीं था। कोई रिबेलियन हो या फॉरेन इन्वेडर्स, उनका सामना अशोका के मिलिट्री पावर से होता था, जिसमें वायलेंस को यूज करना पड़ता था। A.L. बशम ने यह भी लिखा कि अशोका अपने एम्पायर के फादर फिगर बन चुके थे, जो अपने सिटीजन्स के प्रति केयरिंग और पीसफुल थे, लेकिन अगर उनको जरूरत पड़ी तो वायलेंस को यूज करने में पीछे नहीं हटते थे। और जहां तक एडिक्ट्स का सवाल है, अशोका के रिपेंटेंस के बारे में सिर्फ उन एडिक्ट्स में लिखा गया है जो एम्पायर के कैपिटल में और उसके आसपास के
के रीजन्स में बनाए गए थे। बहुत सारे एडिक्ट्स जो एम्पायर के बॉर्डर के रीजन्स में लिखवाए गए थे, उनमें ये कहीं नहीं लिखा कि अशोका को कलिंग युद्ध के बाद कोई रिपेंटेंस हुआ था। इसे ऑब्जर्व करते हुए कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि रिपेंटेंस की स्टोरी अपनी इमेज सुधारने के लिए अशोका का प्रोपेगेंडा था। यही नहीं, कुछ आजीवक सोर्सेस के हिसाब से अशोका ने 18,000 आजीवकों को मौत के घाट उतार दिया क्योंकि उन्होंने बुद्ध की ऑफेंसिव ड्राइंग्स बनाई थी, और यह सब अशोका के रिपेंटेंस के बाद हुआ था। एक और सिमिलर इंसिडेंट का भी जिक्र है सोर्सेज में, जिसके अनुसार एक जैन कम्युनिटी के आदमी ने बुद्ध की ऑफेंसिव पेंटिंग बनाई तो अशोका ने उसको उसकी बीवी और बच्चों के साथ अपने घर में कैद करके जिंदा जला दिया। इसके बाद भी अशोका का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। उसने पूरे जैन कम्युनिटी के खिलाफ एक फरमान जारी किया जिसके हिसाब से जो कोई भी जैन का कटा हुआ सर लाएगा उसको एक सिल्वर कॉइन दिया जाएगा। और ये वायलेंस तब जाकर रुका जब किसी ने अशोका के भाई टीसा को गलती से जैन समझ के मार दिया। तो क्या अशोका के रिपेंटेंस की कहानी झूठी थी? क्या ये सब प्रोपेगेंडा था? जो भी हो, लेकिन हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि अशोका ने पूरे 38 साल तक इतने बड़े और डाइवर्स किंगडम पर रूल किया और उसको स्टेबल रखा। 232 BC में जब अशोका की मौत हुई तब उनका कोई भी बेटा उनको सक्सीड नहीं कर पाया क्योंकि एक बेटा पहले ही गुजर गया था, एक अंधा था, तीसरे के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, और एक बेटा अपना धर्म फैलाने में बिजी था। इस वजह से थ्रोन पास ऑन हुआ अशोका के 20 साल के पोते दशरथ को। दशरथ एक एवरेज एम्परर था। वो अपने दादा की तरह एक पावरफुल एम्परर तो नहीं बन सका, लेकिन वो वीक भी नहीं था। दशरथ ने अपने दादा की तरह रॉक इंस्क्रिप्शंस को कंटिन्यू किया जो आज भी बिहार के नागार्जुनी हिल्स में देखे जा सकते हैं, जिसमें दशरथ को देव नाम पिया दशरथ के टाइटल से बुलाया गया है। दशरथ के रूल में ना कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स या वॉर्स देखे गए, जिसके वजह से ये पीरियड काफी पीसफुल रहा। लेकिन अशोका की तरह वो किंगडम को यूनाइट नहीं रख पाया और कुछ टेरिटोरीज मौर्य किंगडम से अलग हो गई, जैसे कलिंग किंगडम जो फिर से इंडिपेंडेंट किंगडम बन गया। 224 BC में सिर्फ 28 साल की उम्र में दशरथ की मौत हो गई, लेकिन इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि उसकी मौत कैसे हुई। दशरथ के बाद उनके चचेरे भाई संप्रति एम्परर बने क्योंकि अशोका ने मरने से पहले संप्रति के पिता को वादा किया था कि दशरथ के बाद संप्रति ही एम्परर बनेगा। संप्रति ने सबसे पहले खोई हुई टेरिटरीज वापस जीतकर एम्पायर को कुछ वक्त के लिए स्टेबल किया। संप्रति जैन धर्म को मानते थे और कुछ सोर्सेज के अनुसार उन्होंने 1.5 लाख जैन टेम्पल्स बनवाए। 215 BC में उनके मौत के बाद एम्परर बने उनके बेटे शालिशुक मौर्य, जिनके रूल में मौर्य एम्पायर डिक्लाइन होना शुरू हो गया। युग पुराण में शालिशुक के रूल को अधार्मिक कहकर डिस्क्राइब किया गया है। शालिशुक के बाद देववर्मन एम्परर बने जिनका रूल 195 BC तक चला। वो शालिशुक से बेटर एम्परर माने जाते हैं, लेकिन फिर भी अशोका और चंद्रगुप्त के एडमिनिस्ट्रेशन के स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाए। शालिशुक के बाद उनके सक्सेसर शधानवन आए जिन्होंने 195 BC से 187 BC तक रूल किया, लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। इसके बाद एम्परर बने बृहद्रथ मौर्य। बृहद्रथ मौर्य के 187 BC में एम्परर बनने तक मौर्य एम्पायर अपने पीक पीरियड के कंपैरिजन में काफी डिक्लाइन हो चुका था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहे और बहुत सारे प्रोविंसेस एम्पायर से अलग होने लगे। इसके अलावा अशोका की नॉन वायलेंस पॉलिसी के बाद से ही एम्पायर का इकोनॉमिक डिक्लाइन भी शुरू हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी ब्यूरोक्रेसी, आर्मी और इंफ्रास्ट्रक्चर को पीसफुल तरीकों से मेंटेन करना मुश्किल था। इसके अलावा फॉरेन इन्वेडर्स जैसे ग्रीक्स ने एम्पायर को काफी नुकसान पहुंचाया। इन चैलेंजेस को अशोका के बाद के एम्परर्स हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से एम्पायर कोलैप्स की तरफ बढ़ने लगा। बृहद्रथ मौर्य का रूल 2 साल तक जैसे तैसे चल रहा था। आर्मी के कई हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बृहद्रथ से फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उनको अपनी आर्मी की मेंटेनेंस में प्रॉब्लम्स हो रही थी। जब एक एम्पायर वीक होने लगता है तो उसका फायदा उठाने वाले भी बढ़ जाते हैं। ऐसे ही कुछ इरादे थे बृहद्रथ मौर्य के आर्मी चीफ पुष्यमित्रा शुंगा के। A.L. बशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में लिखते हैं कि पुष्यमित्रा एक ब्राह्मण था और वो और उसके साथी एम्पायर में एक ब्राह्मणिक रिवाइवल चाहते थे, और इसी वजह से उन्होंने बृहद्रथ को थ्रोन से हटाकर पावर हासिल करने का प्लान बनाया। साल था 185 BC। बृहद्रथ एक मिलिट्री परेड अटेंड कर रहे थे जो पुष्यमित्र ने खास उनके लिए ऑर्गेनाइज की थी। ये परेड तो बस एक बहाना था आर्मी की शक्ति और अथॉरिटी दिखाने का, लेकिन असली में इसका मकसद कुछ और था। फेस्टिविटीज के बीच पुष्यमित्रा ने अपनी तलवार निकाली और एक ही वॉर में बृहद्रथ मौर्य का सर काट दिया। इसके बाद उसने अपनी तलवार लहराते हुए अपने आप को नया एम्परर घोषित कर दिया और इस तरह अंत हुआ मौर्य एम्पायर का और शुरुआत हुई शुंगा डायनेस्टी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए आपका सपोर्ट हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाने से पहले कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आगे आप कौन से हिस्ट्री के बारे में वीडियोस देखना पसंद करेंगे। सी यू सून विद अनदर हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री।